हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सितंबर शिल्पी क्लासेस में। स्टूडेंट, आज हम लोग पार्ट 2 कंप्लीट करेंगे क्लास 7th का। इससे पहले की जो टॉपिक थे वो कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे रोग और उनसे बचाव। जल्दी से लाइव आ जाइए आप सभी लोग और क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, शरीर के विकारग्रस्त अवस्था को रोग कहते हैं। जो शरीर है उसका क्या विकारग्रस्त हो जाना, उसमें कोई विकार हो जाना, उस अवस्था को क्या कहेंगे? रोग कहेंगे। जब शरीर दुर्बल हो जाता है तो उसके रोगग्रस्त होने की संभावना बढ़ जाती है। जब भी शरीर कमज़ोर हो जाएगा, दुर्बल हो जाएगा, तो वो जल्दी क्या उस पर सब अटैक कर लेंगे और शरीर क्या रोगग्रस्त होने की संभावना बढ़ जाती है। व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वस्थ हो, इसके लिए आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति विभिन्न रोगों उनसे बचने के सही उपायों को जाने और उन्हें दैनिक जीवन में प्रयोग में लाए। तो व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वस्थ हो, इसके लिए ये जरूरी नहीं है, आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति विभिन्न रोगों और उनसे बचने के जो सही उपाय हैं उनको जाने और दैनिक जीवन में प्रयोग में लाए। रोग कई प्रकार के होते हैं। कुछ रोग ऐसे होते हैं जो हमारे शरीर के अंगों और तंत्रों में विकार उत्पन्न कर देते हैं। कई प्रकार के रोग ऐसे होते हैं जो हमारे शरीर के अंगों और तंत्रों में विकार उत्पन्न हो जाने के कारण होते हैं, जैसे रक्तचाप, मधुमेह, हृदय रोग। कुछ रोग बाहरी कीटाणु के द्वारा किसी माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश करने के कारण होते हैं, और कुछ जो रोग होते हैं वो बाहरी कीटाणु के द्वारा, जो बाहरी कीटाणु हैं उनके द्वारा किसी माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश करने के कारण उत्पन्न होते हैं, जैसे जल है, भोजन है, वायु के माध्यम से। देखिए, टाइफाइड है, अतिसार है, पेचिस है, हैजा है। ये रोग कैसे फैलते हैं इसको जानते हैं। टाइफाइड क्या है? एक मियादी बुखार है, मोती झर्रा भी कहते हैं। ये साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया से होता है। इसको नोट कर ले, इन दोनों पॉइंट को इम्पोर्टेंट है। यह विविध माध्यम से दूषित जल, भोजन, दूध से फैलता है। इसके सेवन में उपस्थित रोगाणु शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और आहार नली में विकार उत्पन्न कर देते हैं। जो आहार नली है उसमें विकार उत्पन्न कर देते हैं। लक्षण: सर्दी, जुकाम, फ्लू से शुरू होता है। नब्ज धीमी चलती है, रोगी को तेज बुखार आता है, तापमान घटता बढ़ता है, शरीर कमज़ोर हो जाता है, कभी कभी शरीर पे दाने दिखाई देते, उल्टी होती है, दस्त होती है, कब्ज होता है। उपचार क्या है? डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले, रोगी को पूरा आराम दे। इस बीमारी में सफाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए। रोगी को पानी उबाल कर ठंडा करके देना चाहिए। रोगी को तला भुना खाद्य पदार्थ न देके उबला आलू, साबूदाना, दलिया, मूंग की खिचड़ी देनी चाहिए। अतिसार: देखिए, यह रोग भी दूषित जल और भोजन के सेवन से होता है। इससे ग्रसित व्यक्ति को बार बार पसले दस्त आने लगते हैं, शरीर में पानी की कमी हो जाती है, रोगी कमज़ोर हो जाता है। रोगी को चावल का मार, पका केला, मूंग की खिचड़ी, मट्ठा देना चाहिए। हल्का सुपाच्य भोजन देना चाहिए, पानी उबाल कर देना चाहिए। निर्जलीकरण को रोकने के लिए जीवन रक्षक घोल। निर्जलीकरण को रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए? मतलब जब शरीर में पानी की कमी हो जाती है वो क्या है? निर्जलीकरण होता है। तो 1 गिलास पानी में 1 चम्मच चीनी और 1 चुटकी नमक मिलाकर या इलेक्ट्रॉल देना चाहिए। इससे क्या होगा? जो निर्जलीकरण है वो नहीं होने पाएगा। पेचिस क्या होती है? तो दूषित जल और भोजन के सेवन से पेचिस रोग हो जाता है। अगर हम दूषित जल ले, भोजन का सेवन करें तो हमें पेचिस रोग हो जाता है, जिसमें पतले पतले दस्त के साथ साथ खून आ सकते हैं। कभी कभी क्या होगा? फीवर आ जाता है, बुखार आ जाता है। ऐसी स्थिति पर हमें प्राथमिक रूप से रोगी को जीवन रक्षक घोल देना चाहिए। हल्का व सुपाच्य भोजन जैसे मूंग की खिचड़ी, दाल का मार दे सकते हैं, पानी उबाल कर देना चाहिए। इसके साथ ही डॉक्टर से संपर्क करके उसके निर्देश के अनुसार हमें निदान करना चाहिए। हैजा: ये भयानक रोग है। इससे ग्रस्त व्यक्ति को यदि तुरंत ही उपचार ना किया जाए तो उसकी मृत्यु हो सकती है। ये रोग महामारी का रूप भी धारण कर लेता है। दूषित जल को पीने से हैजा रोग फैलने की संभावना बहुत अधिक होती है। हैजा रोगी के दस्त व वमन से उसके जीवाणु शरीर से बाहर निकलते हैं। यदि दस्त व वमन को अच्छी तरह साफ ना किया जाए, जो दस्त होता है और वमन होता है उसको अच्छी तरह साफ ना किया जाए तो क्या होगा?
मक्खियाँ बैठ जाएंगी और वही मक्खियाँ हमारे खाद्य पदार्थ में बैठेंगी और रोगाणु युक्त बना देंगी। मक्खियाँ हैजा फैलाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। किसमें? हैजा फैलाने में। लक्षण क्या है? सफ़ेद और पतले दस्त आना, उल्टी होना, रोगी को बार बार प्यास लगती है, रोगी की मांसपेशियों में ऐंठन होने लगती है, पेशाब आना बंद हो जाता है। यदि तुरंत उपचार ना किया जाए तो रोगी की मृत्यु हो जाती है। उपचार क्या है? तो हैजा के रोगी को पृथक कमरे में रखा जाए, हैजा का टीका लगवाएं। दस्त और वमन से शरीर में पानी की कमी पूर्ति के लिए ठंडा जल घूट घूट करके देना चाहिए। रोगी द्वारा दस्त व वमन पर उस स्थान को फिनाइल से धोना चाहिए। रोगी द्वारा दस्त और वमन होने पर उस स्थान को हमें किससे? फिनाइल से धोना चाहिए। पानी को उबाल कर प्रयोग करना चाहिए। जीवन रक्षक घोल पिलाना चाहिए। रोगी को तुरंत अस्पताल ले जाकर इलाज कराना चाहिए। मक्खी द्वारा फैलने वाले जो संक्रमण से बचने के लिए हमें खुले स्थान में मल त्याग नहीं करना चाहिए। जो खुला स्थान है उसमें आप मल त्याग करते हो तो ऐसा नहीं करना चाहिए। कूड़ा कचरा भी नहीं फेंकना चाहिए। देखिए, भोजन संबंधी कुछ अच्छी आदतें हैं। पहली है पौष्टिक व संतुलित भोजन हो। जो भी भोजन हो पौष्टिक हो, संतुलित हो। भोजन स्वच्छता से पकाया जाए। भोजन करने का स्थान भोजन करने वाले दोनों को स्वच्छ होना चाहिए। भोजन को हमेशा चबा चबा कर धीरे धीरे खाना चाहिए। बासी भोजन नहीं करना चाहिए। आवश्यकता अनुसार भोजन अपनी थाली में ले। जितना भूख लगी उतना ही ले, ज़्यादा ना ले। भोजन करने से पूर्व हाथों को अच्छी तरह साफ करें, जैसे अभी करते हैं हम लोग। कम से कम 8 से 10 गिलास पानी प्रतिदिन लेना चाहिए हमें। अधिक मिर्च मसालेदार भोजन ना करके मौसमी ताज़े फल सब्जियां खानी चाहिए। भोजन पकाने, परोसने और खाने से पहले हमें क्या? हाथ धोना चाहिए। प्रदूषण यूपीटीजीटी के सिलेबस में है तो वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण और मृदा प्रदूषण क्या है? देखिए, लकड़ी और कंडों को जलाने से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस धुएं के रूप में निकलती है, तो इसको नोट डाउन कर लिए। लकड़ी और कंडे को जलाएंगे तो उससे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस हमारी धुआं के रूप में निकलेगी। उसी गैस के कारण आँखों में जलन होने के कारण आंसू निकलते हैं। इस प्रकार के ईंट के भट्टों, कारखाना, मोटरसाइकिल, मोटर गाड़ी, जनरेटर से निकलने वाला धुआं भी वायु से मिलकर उसे दूषित कर देता है। आपको पता है कि शादी ब्याह त्योहार के अवसर पर पटाखे फुलझड़ियाँ छुड़ाते हैं। पटाखों से जोर जोर से धमाकेदार आवाज़ निकलती है और इससे क्या इंसान चौंक जाता है। इसे हम ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। तेजी के साथ बढ़ती जनसंख्या की आवश्यकता और भौतिक सुविधा की पूर्ति के लिए कारखाना यातायात के साधनों में वृद्धि करनी पड़ती है और इसके लिए वनों की कटाई, खनिज साधनों का अत्यधिक दोहन करना पड़ता है और इससे वातावरण में प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है। तेजी से बढ़ते प्रदूषण से जलवायु परिवर्तन, सूखा, बाढ़, अनेक प्रकार के नए रोगों का जन्म, कुछ पशु पक्षियों की प्रजाति के विलुप्त होने का संकट बढ़ता जा रहा है। प्रदूषण फैलाने में मानव का हाथ सबसे अधिक है और प्रदूषण का प्रभाव भी मानव पर सबसे अधिक पड़ता है। सभी प्रदूषण की जननी जनसंख्या है। जितना भी प्रदूषण है उसका जन्म जाता कौन है? जनसंख्या। वायु प्रदूषण के हमारे विभिन्न रूप होते हैं। तो वायु मानव जीवन के लिए बहुत जरूरी है, परंतु जब किन्हीं कारणों से वायुमंडल में विभिन्न हानिकारक गैसों का समावेश हो जाएगा, हमारा वायुमंडल है उसमें जितनी भी हानिकारक गैस हैं उनका समावेश हो जाएगा, तो इससे वायु प्रदूषित हो जाएगी, दूषित हो जाएगी और इसे हम वायु प्रदूषण कहते हैं। शहर में अधिकतर वायु प्रदूषण कल कारखानों, यातायात के साधनों, जनरेटर के द्वारा होता है। मोटर कार, ट्रक, मोटरसाइकिल से निकलने वाले धुएं के कारण, ईंधन के रूप में जलाए जाने वाले लकड़ी, कंडी, कोयला, डीजल, पेट्रोल से निकलने वाले धुएं से, फसलों पर कीटों को नष्ट करने के लिए छींके जाने वाले रसायन से, ज्वालामुखी से निकलने वाले राख, आंधी तूफान के समय उड़ती धूल और वनों में लगी आग से निकलने वाले धुएं से। वायु प्रदूषण का प्रभाव क्या होता है? देखिए, मोटर गाड़ियों, कारखानों, जनरेटर, घरेलू चूल्हों, सिगरेट के धुएं से कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सीसा, पारा के कण निकल कर वायु में मिल जाते हैं और ये गैस श्वसन क्रिया के द्वारा हमारे शरीर में पहुंच जाते हैं,
जब इनकी मात्रा रक्त में बढ़ जाती है तो हमें थकान और काम न करने की इच्छा, सिर दर्द आदि का अनुभव होने लगता है। उपरोक्त जहरीली गैस श्वसन क्रिया के द्वारा फेफड़ों में प्रवेश करती है और फेफड़े और श्वास नली में घाव उत्पन्न कर देती है, जिससे दमा और कैंसर हो जाता है। तो याद रखिएगा, इससे क्या हो जाएगा? दमा या कैंसर। पौधे की पत्तियों में पहुंचकर ये विषैली गैस पत्तियों के क्लोरोफिल को नष्ट कर देती है। तो पौधों की जो पत्तियों में अगर ये पहुंच जाए तो ये विषैली गैस पत्तियों के क्लोरोफिल को नष्ट कर देती है, जिससे पौधे को भारी क्षति पहुंचती है। पौधे क्लोरोफिल की सहायता से अपना भोजन तैयार करते हैं। रसायन और उर्वरक बनाने वाले कारखानों से निकलने वाली गैस बहुत खतरनाक होती है। इसका मुख्य उदाहरण भारत में भोपाल गैस त्रिसदी है। वायु में मिली सल्फर डाइऑक्साइड के कारण, ये लिख लीजिए, विश्व प्रसिद्ध प्राचीन इमारत ताजमहल का सफ़ेद रंग धूमिल पड़ता जा रहा है। तो वायु में मिली जो सल्फर डाइऑक्साइड है उसके कारण जो विश्व प्रसिद्ध इमारत ताजमहल है उसका रंग धूमिल पड़ता जा रहा है। भोपाल गैस त्रिसदी क्या है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका की बहुराष्ट्रीय कंपनी यूनियन कार्बाइड द्वारा भोपाल शहर में जहरीली मिक गैस बनाने के लिए एक कारखाना लगाया गया। कारखाने के द्वारा बनाई गई मिक गैस के रिसाव के कारण एक दिन में 18,000 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। एक दिन में कितनी? 18,000 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। गैस से प्रभावित बच्चे लोग कैंसर, फेफड़े, पेट की बीमारी से अब भी ग्रसित हैं। वायु प्रदूषण कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? वृक्ष लगाना चाहिए। वृक्ष कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। रसोई घर स्वच्छ, साफ, खुला हो, जिससे वायु का प्रवेश और निकास समुचित रूप से हो। खुले मैदान में शौच ना जाए। शौचालय को साफ रखें। घर और बाहर की नालियाँ साफ रखें। कूड़ा करकट खुले मैदान में न फेंक कर उचित स्थान पर डालें। आंधी तूफान के समय अपने मुंह और नाक को रुमाल से ढक लें, जिससे धूल युक्त वायु प्रवेश न करे। अपने पशुओं के बांधने का स्थान हमें स्वच्छ रखना चाहिए। त्योहारों, शादी विवाह के अवसर पर हमें पटाखे नहीं छुड़ाने चाहिए कि हम त्योहार है और शादी विवाह है अपना पटाखे छुड़ा लें, ऐसा नहीं। सड़क पर चलने वाले वाहनों के धुएं से बचना चाहिए। महानगर में वायु प्रदूषण रोकने के लिए सरकार ने शीशा रहित पेट्रोल या CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस से वाहन चलाना अनिवार्य कर दिया है। ध्वनि प्रदूषण पर्यावरण में अवांछित ध्वनि के कारण उत्पन्न होता है। ध्वनि प्रदूषण अत्यधिक शोर, किसी भी प्रकार के अनुपयोगी ध्वनियों को कहते हैं, जिससे मानव की श्रवण शक्ति और हृदय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ध्वनि प्रदूषण के कारण तो शोर करते वाहन, मशीनें, यंत्र, मोटर कार, ट्रक, बस आदि के हॉर्न से निकलती आवाज़ें, त्योहारे, मेले, विवाह प्रदर्शनियों में जोर जोर से बजने वाले लाउड स्पीकर की आवाज़, पटाखों के द्वारा निकाली आवाज़ों से ध्वनि प्रदूषण होता है। ध्वनि प्रदूषण का मानव जीवन में प्रभाव क्या पड़ेगा? ध्वनि प्रदूषण से मनुष्य में सुनने की क्षमता में कमी आएगी। तंत्रिका तंत्र, नींद न आने संबंधी रोग हो जाएंगे। कौन से? तंत्रिका तंत्र और नींद न आने वाले संबंधी रोग हो जाएंगे। व्यक्ति का रक्तचाप बढ़ जाता है। यह मस्तिष्क की शांति व स्वास्थ्य व्यवहार को क्या करेगा? प्रभावित करेगा। अधिक लंबी अवधि की तीव्र ध्वनि कान के पर्दे को हानि पहुंचाती है। ये इम्पोर्टेंट भारत की घटी एक घटना है कि आंध्र प्रदेश में पसलपुरी एक गांव है, वहां खनिज तेल निकालने के लिए कुआं खोदा जा रहा था। जब खुदाई हो रही थी तो 2800 मीटर की गहराई पर गैस निकलने लगी। तेजी से बाहर निकलती मीथेन गैस की घर्षण से कुएं में आग लग गई और आग इतनी भयानक थी कि उसे बुझाने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका का सहयोग लेना पड़ा। आग के दौरान निकलने वाला शोर अत्यधिक तीव्र था। इसकी तीव्रता 82 से लेकर 93 डेसिबल थी आकी गई, जो मानव की सहन शक्ति के बाहर थी। ध्वनि प्रदूषण से बचने के उपाय हैं। घर में टीवी, रेडियो, टेप रिकॉर्डर धीमी आवाज़ में सुने। त्योहारों व शादी ब्याह के अवसर पर पटाखे न छुड़ाएं। वाहनों में साइलेंसर का प्रयोग करें। उद्योगों में ध्वनि अवरोधक यंत्रों का प्रयोग करें। उद्योगों के आसपास सड़कों के किनारे वृक्षारोपण करें। उच्च ध्वनि उत्पादन करने वाले प्रदूषण पर रोक लगाएं। फिर आता है हमारा मृदा प्रदूषण।
मृदा प्रदूषण यानी मिट्टी का प्रदूषण। तो देखिए मृदा प्रदूषण क्या है? मिट्टी के भौतिक और रासायनिक और जैविक गुणों में किसी प्रकार का अवांछनीय जो भी परिवर्तन जो सभी जीवों, पर्यावरण, पौधों के लिए हानिकारक हो, उसे क्या कहते हैं? मृदा प्रदूषण कहते हैं। मृदा प्रदूषण के आपके विभिन्न रूप होते हैं। पहला है कीट। देखिए आपके जो मृदा प्रदूषण के होते हैं वो विभिन्न रूप होते हैं, आप देख सकते हैं। ये कीटनाशक दवा है, रासायनिक उर्वरक है, जहरीली गैसें हैं, पॉलीथीन बैग है, प्लास्टिक के डिब्बे आदि पे कुछ मृदा प्रदूषक होते हैं। मृदा द्वारा अवशोषित प्रदूषित जल भी मृदा को प्रदूषित करता है। इस तरह प्रदूषित मिट्टी में उपजाई गई फसल मानव व अन्य जीवों के शरीर में हानि पहुंचाकर उनके स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डालती है। मृदा प्रदूषण के कारण है घरेलू औद्योगिक कचरे और वनों की लगातार कटाई, रासायनिक पदार्थों द्वारा प्रदूषित तेल, ईंधनों का मिट्टी में मिलाना, इलेक्ट्रॉनिक का अपशिष्ट उत्पादन द्वारा। मृदा प्रदूषण के प्रभाव हैं विभिन्न प्रकार के प्रदूषक मिलाकर मिट्टी को विषाक्त बनाना। मृदा प्रदूषण हमारी खाद्य श्रृंखला की नींव को नष्ट कर देते हैं। प्रदूषित मिट्टी बारिश के पानी में के माध्यम से नदियों के पानी को प्रदूषित कर देती है। मृदा प्रदूषण को रोकने के उपाय हैं घरेलू कचरे पर नियंत्रण, कूड़ा फेंकने का उचित प्रबंध हो, जल निकासी की उत्तम व्यवस्था हो, नदियों में कचरे को न बहाए, वनों की कटाई पर रोक, अधिक से अधिक पौधे लगाए, अपशिष्ट सामग्री की रिसाइकलिंग कर पुनः प्रयोग करें। मृदा के उपयोग के लिए शासन द्वारा जो निर्धारित मापदंड हैं, जो नियम हैं, उनको माने। देखिए मृदा प्रदूषण को कम कैसे कर सकते हैं? बारूदी बम, पटाखों में कार्बन, सल्फर, पोटेशियम नाइट्रेट जैसे रासायनिक पदार्थ होते हैं। इनके विस्फोट के समय तेज ध्वनि के साथ साथ प्रकाश भी उत्पन्न होता है। ग्रीन हाउस प्रभाव, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोक्सिल रेडिकल और क्लोरोफ्लोरोकार्बन द्वारा घटित होता है। जो आपका क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन है उसके द्वारा घटित होता है। वायुमंडल में इन हानिकारक गैसों की मोटी चादर से बन जाती है। इस चादर से होकर सूर्य की किरणें धरती की सतह पर पहुंचकर धरती के तापमान को बढ़ाती हैं, परंतु धरती की ऊष्मा को यह चादर वापस अंतरिक्ष में नहीं जाने देती। इससे धरती का तापमान बढ़ जाता है और इसे हम क्या कहेंगे? ग्रीन हाउस प्रभाव कहेंगे। तो इसे हम क्या कहेंगे? ग्रीन हाउस प्रभाव कहेंगे। जब धरती की ऊष्मा को यह चादर वापस अंतरिक्ष में नहीं जाने देती है, इससे धरती का जो तापमान बढ़ जाएगा और इसे हम ग्रीन हाउस चादर कहेंगे। हरी पत्तियां सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड और मृदा से जल प्राप्त करके भोजन पकाने की क्रिया संपन्न करती हैं। जो हरी पत्तियां हैं सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड और मृदा से जल प्राप्त करके भोजन बनाने की क्रिया संपन्न करती हैं। अब आता है हमारा लेसन 6 प्राथमिक उपचार। इसको देख लेते हैं, इसमें कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। देखिए घायल या बीमार व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने से पहले उसकी जान बचाने के लिए हम जो भी सहायता कर सकते हैं उसे हम प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं। प्राथमिक चिकित्सा के लिए प्राथमिक उपचार पेटिका का होना अभी बहुत ज़रूरी है। घर, ऑफिस, विद्यालय में उपचार पेटिका होना चाहिए जिससे प्राथमिक चिकित्सा संबंधी सामग्री जैसे पट्टियाँ, बैंडेड, कैंची, एंटीसेप्टिक, लोशन, क्रीम, थर्मामीटर, बाम, इलेक्ट्रॉल ये सब होना चाहिए। देखिए लाल रंग का प्लस का चिन्ह का प्रयोग चिकित्सा क्षेत्र में क्यों करते हैं?
में किया जाता है, जैसे हॉस्पिटल, एम्बुलेंस, दवाओं की दुकान आदि में आप इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। प्राथमिक उपचार देखिए, मूर्छा यानी बेहोशी में रोग के मस्तिष्क में किसी दुर्घटना के आघात से व्यक्ति का स्नायु संस्थान प्रभावित होता है। मस्तिष्क के किसी कारणवश रक्त का प्रवाह कम हो जाता है तो व्यक्ति को मूर्छा आने लगती है और मनुष्य की सोचने और सुनने की शक्ति नष्ट हो जाती है। मानसिक तनाव, अचानक डर जाना, सदमा लगना, निर्जलीकरण, सिर पर गहरी चोट लगना, खाली पेट रहना, धूप में देर तक खड़े रहना। लक्षण क्या है? चक्कर आएगा, आँखों के सामने धुंधला हो जाएगा, जी मचलाएगा, दिल की धड़कन तेज हो जाना, बहुत ज़्यादा पसीना आना। उपचार क्या है? मूर्छित व्यक्ति को ज़मीन पर या चारपाई पर लिटा देना चाहिए। रोगी के वस्त्र ढीले कर दे, रोगी के आसपास भीड़ एकत्रित न होने दे, रोगी के चेहरे पर पानी का छिड़काव करें, मुलायम कपड़े को भुगाकर चेहरे को पोंछ देना, आवश्यकता पड़ने पर डॉक्टर के पास रोगी को ले जाना। मिर्गी क्या है? तो ये एक मस्तिष्क विकार है। क्वेश्चन पूछा जाता है मिर्गी क्या है? तो एक मस्तिष्क का विकार है। मस्तिष्क का कार्य तंत्र को सही काम करने के लिए सूचित करना, परंतु इस कार्य में जब बाधा उत्पन्न हो जाती है, बाधा उत्पन्न होने पर रोगी को बार बार दौरा पड़ता है। इसमें क्या होता है? दिमागी बुखार होगा, सिर पर किसी प्रकार की चोट लगना, मादक पदार्थों का बहुत अधिक सेवन किया, मानसिक तनाव है, ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन स्ट्रोक, ये इसके कारण है। लक्षण क्या है? बेहोश हो जाना, दांत कसकर जकड़ जाना, मुंह से झाग आना, शरीर में झटके आना, शरीर का आकर जाना, पर्याप्त नींद लेनी चाहिए, रोगी को खुली जगह लिटाना चाहिए, तनाव से दूर रहना चाहिए, उसके वस्त्र ढीले कर देने चाहिए, संतुलित आहार लेना चाहिए, डॉक्टर से परामर्श कर उचित दवा लेनी चाहिए। घरेलू वस्तुओं को प्राथमिक उपचार में प्रयोग, देखिए घरेलू वस्तुओं को प्राथमिक उपचार में प्रयोग कैसे करेंगे? जैसे परिवार के सदस्यों को प्रायः कुछ समान तकलीफ़ें होती हैं, जैसे पेट में दर्द होना, निर्जलीकरण होना, खांसी आना। इनका उपचार घरेलू उपलब्ध सामग्रियों से कर सकते हैं, जैसे अतिसार, दस्त। इस अवस्था में हम क्या करेंगे? सौंफ है, जीरा, इन तीनों को समान मात्रा में लेकर बारीक चूर्ण बना लेंगे और इसमें थोड़ा नमक मिलाकर दिन में 3 बार छाछ के साथ सेवन करेंगे। वमन और उल्टी होगी तो वमन या उल्टी होने पर हरी धनिया, पुदीना की चटनी का सेवन दिन में कई बार करेंगे। नींबू पर काला नमक लगाकर चूसेंगे। पुराना बुखार तो नीम की पत्तियों को पानी में उबाल कर काढ़ा बना लेंगे और छानकर अवस्था अनुसार सेवन करेंगे। खांसी तो खांसी आने पर शहद के साथ पीसी काली मिर्च मिलाकर चाटने से आराम मिलता है। तुलसी, अदरक, काली मिर्च, चुटकी भर नमक मिलाकर काढ़ा बनाकर पीने से भी लाभ मिलता है। बार बार खांसी आने पर अदरक को भूनकर थोड़ा नमक लगाकर उसका सेवन कर सकते हैं। जुकाम, दूध में हल्दी डालकर खूब उबाल लें और फिर गरम गरम पिए। चोट लगने पर दूध में हल्दी मिलाकर पीने से हमें क्या मिलेगा? आराम मिलता है और इसका लेप बाहरी चोट पे भी किया जा सकता है। सरसों का तेल गरम करके उसमें चुटकी भर हल्दी डालकर चोट पर लगाना भी लाभकारी होता है। दांत में लौंग का तेल दर्द के स्थान पर लौंग रखने से भी आराम मिलेगा। पेट में दर्द, तो पेट में हींग विशेषदायक लाभदायक होती है। सौंफ का पानी उबाल कर पीने से आराम मिलेगा। पेचिश में सौंफ का चूर्ण मिश्री के साथ दिन में 3 से लेकर 4 बार लेने से फ़ायदा होता है। 1 चम्मच अजवाइन, काला नमक गुनगुने पानी के साथ लेने से भी पेट का दर्द ठीक हो जाता है। लू लग जाना, तो इसमें क्या होता है? कच्चे आम और पुदीने का पन्ना पीने से आराम मिलेगा। कब्ज की शिकायत होने पर रात में सोने से पहले पानी के साथ त्रिफला का चूर्ण फाँकना क्या होता है? ये लाभदायक होता है। तो ये थे आज की क्लास में आज हम लोग चैप्टर 6 तक कंप्लीट किया। कल हम लोग चैप्टर 7 पढ़ेंगे, सिलाई करना। जितने लोग लाइव हो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको मेरी लाइव क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाएगी, वरना अदरवाइज़ आपको क्लास की नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी।
साथ ही मैंने प्लेलिस्ट बना दी है NCERT करके, उसमें मैं सारी क्लासेस डाल रही हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दूँगी, वहाँ पे से भी आप इससे पहले की जितनी भी क्लासेस हैं पार्ट वो कर सकते हैं। मिलते हैं रात 10 बजे की लाइव क्लास में, तो रात 10 बजे वाली लाइव क्लास जरूर अटेंड कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, अपना अपने परिवार का ध्यान रखिए। बाय बाय।